दोस्तों अभी कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी जी ने विनेश फोगाट को जो इनाम दिया था 4 करोड़ रुपए का और साथ में प्लॉट का भी, तो उससे ये थोड़ा ये दिखाई दे रहा था कि नायब सिंह सैनी वो खेलों के प्रति, हमारे खिलाड़ियों के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं। और वो भी एक ऐसी लड़की को इनाम दिया जो कि पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी और जिसका कोई इनाम के ऊपर कोई दावा ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी नायब सैनी ने उसको इनाम की घोषणा भी की और उसको दिया भी। और जबकि 4 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी तो उसने प्लाट या ऑफर दिया था, या 4 करोड़ या प्लाट या नौकरी। तो विनेश फोगाट ने 4 करोड़ के साथ साथ प्लाट भी मांग लिया, तो उसने प्लाट भी नायब सिंह सैनी जी ने उसको दिया। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था, बहुत अच्छी बात थी कि खिलाड़ियों के प्रति इतनी अच्छी सोच है हमारे मुख्यमंत्री की, नायब सिंह सैनी जी की। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसी घटना हुई कि ऐसे प्रोग्राम का पता चला कि जिससे देख के पढ़ के बड़ा दुख भी हुआ और ये सोचने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या यही नायब सिंह सैनी सरकार है जिसने बगैर मांगे एक खिलाड़ी को इतना बड़ा इनाम दे दिया। और आज हरियाणा सरकार की या मुख्यमंत्री की एक विभाग के कारण एक ऐसा इवेंट जो है वो कैंसिल हो गया, जिससे न सिर्फ हरियाणा के एक ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी का अपमान हुआ, बल्कि उस इवेंट से सैकड़ों नए खिलाड़ी पैदा होते, नए खिलाड़ी प्रेरणा लेते और अपने जीवन को सफल बनाते, वो उनका सपना भी मिट्टी में मिल गया। तो दोस्तों ऐसा क्या था, क्या हुआ, कौन सा इवेंट प्रोग्राम हुआ, किस खिलाड़ी का अपमान हुआ, ये सारा सब कुछ मैं सबूतों के साथ बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं अभी आया, बस 5 सेकंड। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और ये कहानी टाइम पास करने के लिए नहीं सुना रहा। ये कहानी आज की घटना से इसका संबंध है, लेकिन इसका कैसे संबंध है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि कैसे आप इस कहानी को आज की वीडियो से और आज की घटना से कैसे इसको कोरिलेट करते हैं। दोस्तों कहानी ये थी कि एक बार मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं रोहतक बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाह रहा था। तो चुनाव लड़ने के लिए जो वकीलों से जरूरी है कि वकीलों से मिलना, उनके वोट के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी, कन्वेंसिंग करनी और इस तरह का काम वोट मांगने के लिए करना पड़ता है। तो बार एसोसिएशन के इस प्रेसिडेंट के चुनाव में मैंने एक वकील से मिलना था और वो काफ़ी सीनियर वकील थे और वो सौभाग्य से मेरी ही गोत्र के थे, जिस गोत्र से मैं हूँ। तो मुझे उसके पास मिलना था और मुझे ये पता था कि वो वहाँ पर अकेले नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और उनके चैम्बर में 10-12 और वकील बैठे होते हैं और क्लाइंट बैठे रहते हैं, मतलब 15-20 आदमी के वहाँ पर होने की संभावना थी। तो एक मेरे मित्र हुआ करते, वो पुलिस में इंस्पेक्टर हुआ करते और वो बहुत ही दबंग इंस्पेक्टर थे। हरियाणा के जितने भी क्रिमिनल थे उनमें उनका खौफ था, इतने दबंग इंस्पेक्टर हुआ करते और वो मेरे मित्र थे और मेरे ही गोत्र से संबंधित थे वो भी। तो मैं और वो मेरे मित्र पुलिस इंस्पेक्टर उस वकील के पास चले गए। तो वो वकील मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करता नहीं था उस टाइम और मैं सिर्फ खाली वोट के लिए, मैंने इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन भर दिया था। तो उनको देख कर ना वो जो वकील साहब थे, सीनियर वकील साहब थे, बड़े खुश हुए और वहाँ जितने भी वकील थे उन्होंने बताया, आज जी ये मेरे गोत्र से फला फला इंस्पेक्टर है, बहुत दबंग है, बहुत मजबूत इंस्पेक्टर है और ये मेरे मित्र हैं। तो फिर वो कहने लगे कि मैं तो जी मेरे गोत्र के जितने भी आदमी हैं, कोई भी अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं उसकी दिल खोल के मदद करता हूँ और आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मैंने अपने गोत्र के लोगों की मदद नहीं की हो। तो इस बात को सुनकर मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे भी अपनी बात कहनी थी, मुझे भी उससे वोट मांगनी थी। तो वो फिर कहने लगा, नॉन स्टॉप बोलता ही गया। तो वो कहने लगा कि मैं तो जी एक बार जाने लग रहा था तो मुझे एक लड़की मिली मेरे ही गोत्र की, जब मुझे पता चला कि मेरे गोत्र की थी तो मैंने उसकी ये मदद की, इतनी मदद की, इतने दिन मैं उसके साथ रहा, इतने दिन तक मैंने उसका काम किया। फिर एक लड़की का और नाम लिया कि वो मेरे चैम्बर में आई, उसके पास पैसे नहीं थे। जब मुझे पता चला कि ये मेरे गोत्र की लड़की है तो मैंने उसका केस फ्री में लड़ा जी और कई साल तक उसका केस लड़ा। और एक लड़की का और नाम बताया उसने कि वो जो लड़की थी वो उसको ये समस्या थी, तो मैंने उसको पंचायत के थ्रू और किसी थ्रू उसकी समस्या का समाधान करवाया, उसका घर बसाया। तो उन्होंने कई ऐसे केस बताए कि मैंने उस लड़की की ये मदद की, उस लड़की की वो मदद की, उस महिला की वो मदद की। खैर जब उसने अपनी सारी स्टोरी सुना दी,
और अपने गोत्र के प्रति जो उसकी भावनाएं थी वो बता दी, तो मुझे भी सुनकर अच्छा लगा। वो बहुत अच्छे आदमी है, सीनियर वकील है और इनका इतना नाम है और अपने गोत्र के लिए इतना कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने, जो मेरे मित्र थे इंस्पेक्टर, उनसे पूछा है कि हाँ जी बताइए इंस्पेक्टर साहब कैसे आना हुआ। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि जी ये मेरे मित्र हैं और ये अब की बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है ना उसमें प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मेरा नाम सुनकर कहा कि हाँ इस नाम का एक प्रेसिडेंट का उम्मीदवार है तो जी, लेकिन मैं मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी ये है। तो उन्होंने कहा हाँ जी वकील साहब कैसे आए। तो मैंने कहा कि सर मुझे वोट चाहिए आपकी। तो उन्होंने इतना सुनते ही कहा जी मैं तो वोट नहीं दूंगा। मैं भी शौक हुआ इस चीज़ से कि अब तो वो अपने गोत्र के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, मेरे गोत्र के आदमी। तो मैंने कहा क्यों जी। तो बोला जी ऐसा है, अभी और भी आने दो, अभी और इलेक्शन में लड़ेंगे और वो आदमी भी लड़ सकता है, वो आदमी भी लड़ सकता है, हो सकता है मित्रों के कहने से मुझे उसको वोट देना पड़ जाए या फिर उसको वोट देना पड़ जाए, या फिर हमारे ग्रुप में 50-60 वकील हो सकता है उनको वोट देना पड़ जाए। तो वो जो मेरे मित्र थे इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि जी आप तो हमारे गोत्र के लिए इतना कुछ करने का प्रयास करते हैं और आप ये ऐसा जवाब दे रहे हैं, कम से कम आप यही कह देते कि जी ठीक है हमारे गोत्र का तो मैं जरूर वो दूंगा। बोला नहीं जी ऐसे कैसे वोट दे दूं, मैं तो इतनी जल्दी वोट नहीं देता किसी को, और ये फिर क्या होगा मेरे गोत्र से है। तो मुझे ये सुनकर गुस्सा भी आया कि वो ठेकेदारी कर रहा था अपने गोत्र की, और अब जब मैं अभी थोड़ी देर पहले तो ये कह रहा था मैंने उस लड़की की मदद की, उस लड़की की मदद की, उसके साथ इतना साथ दिया, उस लड़की के साथ इतना साथ दिया, और अब मैं वोट मांग रहा हूँ तो कह रहा है जी मैं तो वोट नहीं दूंगा। तो मुझे गुस्सा उठा, तो मेरे मुंह से एकदम ये निकल गया उस वकील के लिए और उसी के सामने, माँ बे साले ठरकी ये क्यों नहीं कहता, आगे मैं सिर्फ लड़कियों की मदद करता हूँ, लड़कों की मदद नहीं करता, पुरुषों की मर्दों की मदद नहीं करता। तो ये सुनकर ने एकदम उसका भी चेहरा सफ़ेद पड़ गया और जो मित्र थे वो भी एकदम हैरान रह गए। लेकिन खैर वो थोड़ी देर का गुस्सा था, तो मैंने साथ में ये भी कह दिया था कि मैं अभी जितने भी वकील हैं सबको बताऊंगा कि तू इस उम्र में ठक्कीपना करता है। तो खैर वो बात आई गई, ऐसा न मैंने बताना था न और कुछ था। लेकिन ये थी कहानी दोस्तों। तो इस कहानी का आज की वीडियो से क्या संबंध है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे कोरिलेट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों 2015 की बात है। 2015 में हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करते मनोहर लाल खट्टर जी। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया परिणीति चोपड़ा को। परिणीति चोपड़ा ने हरियाणा के लिए कुछ भी नहीं किया था और वो सिर्फ फिल्मों में के छोटे मोटे रोल कर लिया करती है। 1-2 फिल्म में उसने हीरोइन का भी रोल मिल गया था, लेकिन इसको इतनी बड़ी कलाकार या इतनी बड़ी हीरोइन या स्टार का दर्जा नहीं दिया जा सकता कि वो इतनी बड़ी स्टार थी। लेकिन पता नहीं क्यों कि मनोहर लाल खट्टर ने उसको हरियाणा का एम्बेसडर बना दिया। तो उस टाइम मैं पत्रकारिता किया करता, तो मैंने अपने संपादकीय में लिखा था कि परिणीति चोपड़ा कहीं से भी हरियाणा की लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ब्रांड एम्बेसडर बनने के लायक है ही नहीं। अगर बनाना चाहिए था तो किसी ऐसी लड़की को बनाना चाहिए था जिसने अपने दमखम पे अपनी काबिलियत के ऊपर हरियाणा का नाम रोशन किया हो, देश का नाम रोशन किया हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया हो। तो मैंने उस टाइम नाम भी गिनवाए थे। मैंने कहा था कि अगर इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाना ही है तो कर्णम मल्लेश्वरी को बनाते। कर्णम मल्लेश्वरी देश की ऐसी पहली महिला है जिसने ओलंपिक में मेडल हासिल किया था, और सिडनी ओलंपिक में दोस्तों उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पेशल उसको बुलाकर ने देश की बेटी का खिताब दिया था, और उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला उसको, और बाद पद्मश्री अवार्ड भी मिला। और वो हरियाणा के यमुनानगर की तो थी, यमुनानगर में रहती थी, और वहीं उसकी खेल एकेडमी भी उसने बना रखी है। तो उसको बनाना चाहिए था। मैंने जब खट्टर साहब के ये कहा कि गलत फैसला है, और इसी चीज का विरोध किया था अनिल विज जी ने भी। अनिल विज जी ने भी कहा था कि परिणीति चोपड़ा मुझे नहीं लगता कि इस लायक है कि उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, मुझे नहीं पता कि उनको क्यों बनाया। खैर दोस्तों, और मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि ठीक है अगर कर्णम मल्लेश्वरी को ये लगता है कि हरियाणा की बहू और बेटी चाहिए, तो उस टाइम गीता फोगाट थी। गीता फोगाट ने 2012 में ओलंपिक का प्रतिनिधित्व किया था, 2009 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इसके अलावा साक्षी मलिक थी, मैंने साक्षी मलिक का भी उदाहरण दिया था। साक्षी मलिक ने भी 2013 या 14 के गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो देश का नाम रोशन किया था। कुछ ये ऐसी लड़कियां थी जो हर हालत में गोल्ड मेडल के लायक, ब्रांड एम्बेसडर के लायक थी। तो लेकिन ये है कि खट्टर साहब तो खट्टर साहब थे, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाए रखा, और जितना पैसा देना था उन्होंने दिया।
क्यों? क्योंकि पहली बात तो मुझे ऐसा लगता था कि उसका चिकना चेहरा था, वो सुंदर थी, इसलिए उसको बना दिया। और पैसा, रही बात पैसे की, तो वो कौन सा घर से पैसा देना पड़ता है, करदाताओं का पैसा होता है, हमारे जैसे लोगों का पैसा होता है। तो मुख्यमंत्री ने अगर उस पैसे को उड़ा दिया या उसको खुश करने के लिए दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता, उसके घर से तो पैसे निकलते नहीं थे। तो अब दोस्तों बारी आती है अब विनेश फोगाट की। तो जब विनेश फोगाट ने उसका हक नहीं बनता था, उसके बावजूद भी नायब सिंह सैनी जी का इनाम देना है और उसको प्लाट भी देना, 4 करोड़ रुपए भी देना, ये बहुत ही बढ़िया मैं ये समझता था कि ये खिलाड़ियों के प्रति एक इतना अच्छा निर्णय है कि इससे आने वाले टाइम में खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे हरियाणा की प्रदेश की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के प्रति इतना अच्छा भाव रखते हैं कि उनको हर प्रकार से मदद, उम्मीद से भी ज़्यादा मदद देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है आज के मुद्दे की। तो आज एक ऐसी घटना हुई और वो घटना ये हुई दोस्तों कि हमारे जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, वो पहले ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं एथलेटिक्स के जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया और एक बार नहीं 2 बार मेडल लिया उन्होंने। तो उनके नाम से एक प्रतियोगिता होनी थी पंचकुला के अंदर और वो थी नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट। तो ये सिर्फ एक वो नहीं थी, सिर्फ एक खेल नहीं था, सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, बल्कि ओलंपिक के लिए आगे जो ओलंपिक आएंगे उस गेम के लिए क्वालिफाइंग भी प्रतियोगिता थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने पंचकुला के जिस स्टेडियम में ये प्रतियोगिता होनी थी, न तो उसमें लाइट लगवाई, जो लाइट थी वो इतनी इस काम की थी नहीं कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, और नए और दूसरी व्यवस्थाएं दी हरियाणा सरकार ने। तो जब खेल कमेटी आई, उसकी ओलंपिक की खेल कमेटी आई, तो उसने उसको सब स्टैंडर्ड माना और उसने खेल करवाने से मना कर दिया और सरकार को कहा। तो उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने उस कमियों को दूर करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया और अब वो प्रतियोगिता वो बंगलौर में होने जा रही है। अब ये देखिए दोस्तों कि अगर वो प्रतियोगिता पंचकुला में होती तो नीरज चोपड़ा का तो मान सम्मान होता ही होता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आते कि उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम थे जो मैंने पढ़े थे कि उनसे जब हमारे प्रदेश के खिलाड़ी मिलते तो उनसे प्रेरणा लेते, उनकी टेक्निक को सीखते, उनसे कुछ न कुछ खुद मिलते तो उनको प्रेरणा मिलती। और मैं समझता था कि आने वाले टाइम में अगर ये प्रतियोगिता हरियाणा के अंदर होती तो ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी पैदा होते हैं जो ओलंपिक के लिए नीरज चोपड़ा की राह पे चलते, नीरज चोपड़ा की तरह अपने जीवन को बनाते और अपने भविष्य को बनाते, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते, अपने प्रदेश का नाम रोशन करते, अपने देश का नाम रोशन करते। लेकिन इसी नायब सिंह सैनी में समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने क्यों उस स्टेडियम में सुविधाएं नहीं दी और सरकार को कहने के बावजूद भी उन कमियों को पूरा नहीं किया और वो जो लाइट्स थी वो बिलो स्टैंडर्ड क्यों रखी, ये बात समझ में नहीं आती। तो दोस्तों अगर इस बात के ऊपर सोचा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि क्या हरियाणा सरकार या ये नेता ये क्या सिर्फ महिलाओं के लिए इनाम देते हैं या उनसे उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के देते हैं। विनेश फोगाट के बारे में नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा था कि वो हमारी बेटी है, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कहा था कि हमारी बेटी। तो मैं ये सवाल नायब सिंह सैनी जी से करना चाहूँगा कि अगर विनेश फोगाट आपकी बेटी है तो नीरज चोपड़ा क्या पड़ोसी का बेटा है क्या, या क्या फिर वो अपनी माँ के दहेज में आया था क्या वो हरियाणा का बेटा नहीं है, क्या वो मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है? और उसके लिए क्यों उस प्रोग्राम को, जो इतना बड़ा प्रोग्राम था, जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए प्रोग्राम था, क्यों उसमें सुविधाएं नहीं दी गई? क्यों उस खेल को आप बंगलौर जाने दिया? क्या या फिर सिर्फ पॉलिसी ये है कि सिर्फ लड़कियों को इनाम दिया जाएगा? तो क्या मैं ये कहूँ हरियाणा के खिलाड़ियों से कि क्रिकेटर संजय बांगड़ है, उसका एक लड़का था आर्यन बांगड़, उसने अपना सेक्स चेंज करवा कर, अनाया बांगड़ होगी वो लड़की थी, उसने अपना सेक्स चेंज करवा लिया। तो क्या यहाँ के खिलाड़ियों को अपना सेक्स चेंज करवाना पड़ेगा क्या? उनको लड़की बनना पड़ेगा क्या? तब आप सुविधाएं देंगे? ये बहुत ही अनुचित है। अगर आप हरियाणा के खिलाड़ियों को, जो गोल्ड मेडलिस्ट विजेता, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट विजेता है, अगर आप उनके लिए एक स्टेडियम की सुविधाएं नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? क्या सिर्फ राजनीति, क्या सिर्फ विनेश फोगाट को इसलिए पैसे दिए गए कि वो एमएलए थी और एक विरोधी पार्टी की एमएलए थी ताकि कल को उसको पैसे दे के आप अपनी पार्टी में शामिल कर सकें? क्या नीरज चोपड़ा के प्रति कोई आपका वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं थी क्या? नायब सिंह सैनी जी, ये बहुत ही अनुचित है। और दोस्तों मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि कितना बड़ा प्रोग्राम जिससे हरियाणा के सैकड़ों खिलाड़ी प्रेरणा लेते, सैकड़ों नए खिलाड़ी बनते, महज इसलिए उस पर कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई कि पैसे खर्च हो जाएंगे या कोई और अन्य कारण था, या फिर इसमें मनोहर लाल खट्टर जी की इच्छा नहीं थी कि इसको खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए, पुरुष खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए काम किया जाए? ये तो बहुत ही अनुचित है। तो दोस्तों
इसका क्या जवाब होना चाहिए मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। तो आज का ये मामला है कि एक हरियाणा के अंदर इतना बड़ा इवेंट पंचकुला में होने जा रहा था, सरकार ने अपनी कमियों के चलते अपनी खेलों के प्रति जो डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है उसके कारण कितना बड़ा इवेंट हाथ से जाने दिया, ये बड़ी दुख बात है। आज का यही मेरा कहना था। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगता होगा कि मेरी ये विवेचना या मेरा ये कहना बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये कहना ठीक है और आज का जो विवेचना वो ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे कमेंट जरूर करें ताकि मैं आगे से अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। इसके साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।